चलिए बायोलॉजी का कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, इम्पोर्टेंट तथ्य जो है बचा हुआ है, जो कि हम आज करेंगे। इसमें याद रखिएगा सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आप खुद देख सकते हैं कि ये सब चीज़ मैंने बताना भूल गया था, जो कि ऑनलाइन में इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, ये सिर्फ बातों बातों में सुनते जाइएगा। तो देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है। हम अच्छे से जानते हैं, जैसे ही पूछेगा मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, तो हमारा स्किन, त्वचा है ना, ये जरूर याद रखिए अंग पूछेगा तो। और जैसे ही मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा, यकृत, लीवर। लीवर जो है ना बनता बिगड़ता है, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे, देखिएगा। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो हम इसे बोलेंगे पिट्यूटरी ग्रंथि। और ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन? यकृत। तो जैसे ही बोल दे आपसे कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो हम लिख देंगे पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है। अब देखिए, सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन है? तो हम थायराइड ग्रंथि। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि होते हैं। सबसे बड़ा अंतःस्रावित ग्रंथि थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी हड्डी फीमर की हड्डी, जो कि जांघ की होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, जो कि कान का होता है। ये सभी चीज़ें तो हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, सबसे बड़ी पेशी, सबसे बड़ी अगर पूछे मानव शरीर का सबसे बड़ी पेशी जो है उसका नाम बताइए कौन सा है, तो हम बताएंगे ग्लूटियस। क्या बोलेंगे? ग्लूटियस मैक्सिमस, याद रखिएगा। तो ग्लूटियस मैक्सिमस जो है वो सबसे बड़ा पेशी है मानव शरीर का। मानव शरीर का सबसे अधिक पुनरुद्ध भवन क्षमता वाला अंग कौन है? तो यकृत है। देखिए, ये जो लीवर ही है जो कि आपको, जैसे कि मान लीजिए खराब हुआ, तो फिर मतलब थोड़ा सा खराब हुआ तो वो अपने आप ठीक हो सकता है। पुनरुद्ध भवन का मतलब होता है कि जो मतलब जैसे कि पुनर्बन जाए, मतलब खराब हुआ उसका पुनर्बन जाता है, पुनर्ठीक हो जाता है। तो उसी को, तो ये कौन कर सकता है? लीवर कर सकता है। ये कहने का मतलब है पुनर्जागरण हो गया इसका। ठीक है, पुनः जाग गया, इस तरह से याद रखें। स्पष्ट भाषा में मैंने बोला। अब देखिए, उसी में अगर बात करें तो सबसे कम पुनरुद्ध भवन क्षमता वाला अंग कौन है? तो मस्तिष्क कोशिका। ये जो है पूरा सबसे कम है, ये विकसित होने की संभावना बहुत कम होता है, मतलब पुनर्जागरण नहीं जल्दी संभव है। तो सबसे कम होता है मस्तिष्क कोशिका में, इसलिए बोलते हैं कि मस्तिष्क को बचा के रखिए, मस्तिष्क पे मत मारिए, है ना। लेकिन लीवर में क्या है कि थोड़ा मोड़ा खा पी लिए तो खराब हो गया, तो वो ठीक कर लेगा लीवर खुद को। ये समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन है। सबसे बड़ी धमनी अगर पूछे मानव शरीर का, तो हम बताते हैं एओर्टा। एओर्टा बोला जाता है। ये जो है ना, यही ऑप्शन में ज़्यादा आता है। लेकिन पूरा अगर आपसे नाम से पूछते पूरा नाम, तो सबसे बड़ी धमनी जो है आप बताइएगा एब्डामिनल। क्या बताइएगा? एब्डामिनल एओर्टा। ठीक है, ये जरूर बताइएगा। सबसे बड़ा सिरा पूछ दे, मानव शरीर का सबसे बड़ा सिरा पूछ दे, तो इन्फीरियर वेना कावा। मानव शरीर का अगर सबसे बड़ा सिरा पूछे तो इन्फीरियर वेना कावा बताइएगा। सबसे बड़ा धमनी पूछे तो हम बताएंगे एओर्टा। एओर्टा बोलते हैं इसे। अगर पूछे मानव शरीर का सबसे श्वेत रक्त कण कौन सा है, तो मोनोसाइट है। क्या है? मोनोसाइट है। तो सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन है? मोनोसाइट है। सबसे लंबी तंत्रिका, यही तो याद रखना है। तो मानव शरीर का सबसे लंबी तंत्रिका याद रखिएगा क्या है? सियाटिक तंत्रिका, जिसे तंत्रिका तंत्र भी बोलते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसे सिर्फ तंत्रिका तंत्र भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे लंबी तंत्रिका कौन है? तो सियाटिक तंत्रिका है। सबसे पतली त्वचा कौन सा है पता है? कंजंक्टिवा जो है सबसे पतली होती है। सबसे मोटी त्वचा अगर पूछे आपसे तो तलवा का होता है। सबसे मोटा कौन होता है? तलवा का होता है, आप देखे होंगे, है ना। सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है बता सकते हैं? तो हृदय का होता है। तो सबसे अगर व्यस्त अंग पूछे तो हृदय का बताइएगा। हृदय व्यस्त है, हृदय रुक गया तो समझिए हम लोग रुक जाएंगे। तो इसीलिए हृदय व्यस्त तो होना चाहिए, है ना। सबसे मजबूत हड्डी अगर पूछे तो जबड़े की हड्डी। डायलॉग सुनते होंगे ना कि जबड़े को तोड़ दूंगा, लेकिन तोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि जबड़े की हड्डी मजबूत होती है। ये बस एग्जाम्पल के रूप में मैंने समझाया, कुछ और ना लेंगे कोई, ठीक है। चलिएगा, और पूछता सबसे मजबूत मांसपेशी कौन सा है? तो जबड़े के मांसपेशी ही होते हैं। तो जबड़े की हड्डी मजबूत होती है, जबड़े के मांसपेशी भी मजबूत होते हैं। मानव शरीर का कठोरतम अंग कौन सा पूछेगा तो बताइएगा दांत का इनेमल। दांत का इनेमल भी बोला जाता है, मतलब डबल ना पे लाइन लग जाता है, याद रखिएगा, इनेमल।
अगर पूछे मानव शरीर का तेल ग्रंथि विहीन अंग कौन है, तो होठ। होठ ही जो है आपका तेल विहीन है, इस पे तेल विहीन जो है एकदम तेल का जो है मात्रा नहीं दिखता है, तेल विहीन अंग है। देखिए सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व मैग्नीज बोलिएगा, याद रखिएगा मैग्नीज। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी है, 206। देखिए इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या होता है कि नवजात शिशुओं में अस्थियों की अगर कुल संख्या पूछे ना तो 299 यहाँ दिया हुआ है, कहीं कहीं 300 दे देता है, कहीं कहीं पता है रेलवे का अगर प्रीवियस ईयर दे रहे होंगे 2016 का एनटीपीसी का, तो उसमें पता है 2008 मतलब 2000 बोल रहा हूँ 208 दिया हुआ है, तो 208 दिया हुआ है। तो ये जो जैसे ही 208 दिया है तो बहुत लोग क्या है ना कि मानव शरीर का लगा दिए, और मानव शरीर का बहुत लोग जानते हैं कि 206 है, तो ये आगे जैसे ही 6 से आगे बढ़ जाएगा, समझिए नवजात शिशु का है तो आपको 206 के बाद जैसे ही बढ़ जाए, 7 बढ़ जाए, 8 बढ़ जाए, 299, 300 बढ़ जाए, तो आप समझ जाइए कि नवजात शिशु का हड्डी पूछ रहा है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिए। देखिए आपसे पूछेगा क्रेनियल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिका की संख्या कितनी होती है, 31 जोड़ी होती है। कर्ण अस्थियों के कुल संख्या कितने होते हैं, 6 होते हैं। मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है, देखिए मानव मस्तिष्क का भार की अगर बात करें ना तो एक जगह 1400 दिए हुए इसी बुक में, ठीक है, और एक जगह है 1450 है, और एक जगह मैं बता रहा हूँ 1350 है। तो देखिए एक बात बता देता हूँ, 1350 1400 ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 1400 ऑप्शन में देगा, नहीं तो आपको 1350 देगा, नहीं तो 1450 देगा। तो एक बात जान लीजिए, जैसे ही अगर देगा तो इस तीनों में से एक ही ऑप्शन देगा, तो आप तीनों में से कोई ऑप्शन आपको मिलेगा तो टिक लगा दीजिएगा। अगर 1450 भी देता है तो भी टिक लगा सकते हैं, हाँ, लेकिन 1450 रहेगा तभी 1400 नहीं देगा, और 1400 देगा तो 1450 नहीं देगा, नहीं तो 350 नहीं देगा। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर 350 में और 1400 में अगर लड़ाई हो तो आप जान लीजिए कि 1400 को टिक ज़्यादा लगाइएगा, बाद में 350 का लगेगा, क्योंकि मस्तिष्क का जो है भार यही बताता है। ठीक है, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मस्तिष्क का भार 1450 नहीं तो 1400, याद रखिएगा, एक्यूरेट। आपसे पूछेगा स्त्रियों के गर्भ जो है गर्भाशय का भार जो है जिसने संतान को जन्म ना दिया हो उनका रहता है 50 ग्राम। ठीक है, जो संतान को जन्म न दिया हो उनका रहेगा 50 ग्राम। अगर जो स्त्री का गर्भाशय का भार जो है पूछेगा, अगर जो संतान को जन्म दिया है उनका हो जाता है 100 ग्राम। ठीक है, 100 ग्राम, ये याद रखेंगे। मानव गुर्दा का भार अगर पूछे तो आप बताइएगा 150 ग्राम। मानव हृदय का भार पूछे तो 350 ग्राम। ये सब इंपॉर्टेंट है, सुनते जाइए सिर्फ। मानव शरीर में बालों की संख्या बताइए, लगभग 50 लाख होते हैं। मानव शरीर में खाली 50 लाख होता है। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो 4 होती है। 4 चैम्बर होता है कि नहीं, होता है, सिर्फ सुनते जाइएगा। ठीक है ना। मानव शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण काल अगर आपसे पूछे तो लगभग 23 सेकंड बताइएगा, 23। ठीक है। मानव हृदय के रक्त पंप करने की क्षमता कितनी होती है पता है, 4.5 लीटर प्रति मिनट होता है। मानव हृदय में रक्त पंप करता है, याद रखिएगा, रक्त पंप जब करेगा उस समय 4 से 5 लीटर प्रति मिनट, याद रखेंगे। मानव शरीर में जल का मात्रा जो है क्या होता है, जल की मात्रा 65% होता है। मानव शरीर में रक्त नलिकाओं की जो है कुल लंबाई कितनी होती है, तो वो होती है 96,000 किमी होती है। ये सब जरूरी है, किमी में पूछा है, प्रतिशत में 65, ज़्यादा भी हो सकता है, याद रखेंगे। अगर मानव जल की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है 65 देख रहे हैं, तो यहाँ पे कभी कभी 70% भी दे देता है, तो याद रखना है। तो ज़्यादातर 65 याद रखेंगे मानव शरीर में, अगर जल की मात्रा हो तो आप याद रखिएगा 65। अब देखिए, इसमें सवाल पूछ रहा है कि मानव फेफड़ा का आंतरिक क्षेत्रफल कितना है, तो 93 वर्ग किमी है। अगर मानव में पाए जाने वाले दांतों की संख्या कुल संख्या कितनी है, तो 32 होती है, आप जानते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे अंत में निकलने वाला दांत क्या होता है, अकल का दांत होता है। जैसे ही सबसे अंत में जो दांत निकलता है वो समझिए अकल का दांत होता है। देखिए इसमें क्या है कि अवयस्क दंत सूत्र अगर पूछे तो हम बताएंगे 21-20 21-20, याद रखिएगा। अब 20-20 करके जो है 20 आप जो देख रहे हैं, हमारे 2 बार दांत जन्मता है, 20-20, याद रखिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछेगा वयस्क दंत सूत्र क्या बोलिएगा, तो हम बताएंगे 32। क्या बताइएगा, 32, मतलब 21-23 21-23 32। समझ गए, नहीं समझे तो बता देते हैं। देखिए अवयस्क दंत सूत्र जो होते हैं 20 होते हैं, आगे तो टूट जाते हैं 20, जो टूटने वाला होता है
आने वाला भी शुरू में 20 आता है, फिर टूट जाता है, फिर आता है, तो वो हो गया अवयस्क, मतलब छोटा समझिए। फिर वयस्क जब जैसे ही होइएगा तो वो है टोटल 32 हो जाते हैं, टोटल 32 हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर बच्चा है तो 20 हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा वयस्क हो जाएगा तो कहने का मतलब टीन एज का हो जाएगा, तो अब जैसे ही वयस्क हो जाएगा, बड़े हो तो 32 हो जाएगा। चलिए समझ गए, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये बात को रोका था। मानव शरीर में रक्त का कुल आयतन अगर पूछे तो हम बताएंगे 5.6 लीटर बोला जाता है। तो अगर मानव शरीर में रक्त की कुल आयतन अगर पूछेगा तो याद रखिए, मतलब आयतन मतलब वॉल्यूम, तो 5.6 लीटर बताइएगा। देखिए मानव शरीर का समान रक्तचाप कितना होना चाहिए, तो 120/80 mmHg, मतलब ब्लड प्रेशर को कहते हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर नापते हैं ना, तो 120 से 80 को के बीच। देखिए मानव में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होनी चाहिए पुरुषों के हिसाब से, तो 5 से लेकर 5.5 मिलियन क्यूबिक, जो कि mm में बताता है, ठीक है। मानव में लाल रक्त कणों की संख्या अगर स्त्री के हिसाब से पूछे तो 4 से 5, याद रखिए 4.5 से लेकर 5 मिलियन क्यूबिक mm में होगा, ठीक है। अब पूछे लाल रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितना होता है, 3 से 5 दिन, ठीक है। अगर पूछे सर्वदाता रक्त समूह क्या है, ओ, और सर्वाग्राही रक्त समूह क्या है, तो ए बी। सर्वाग्राही मतलब लेता है, ए बी, ठीक है, देने का हिम्मत नहीं है, लेने का काम है। सर्वदाता जो है बेचारा वो सबको देता है, ठीक है, लेता नहीं है बेचारा, ठीक है। समान शरीर जो है तापक्रम कितना होना चाहिए, मानव शरीर का समान अगर पूछे थे शरीर का तापक्रम, उष्मा में भी इस पर चर्चा करेंगे तापक्रम पे, ठीक है। तो समान शरीर तापक्रम की अगर बात करें तो फ़ारेनहाइट में अगर पूछेगा तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे होगा, ये फ़ारेनहाइट पे पूछ रहा है, ठीक है, मानव शरीर का तापमान। अगर पूछे केल्विन पैमाने पर मानव शरीर का तापक्रम कितना होगा, तो 310 डिग्री केल्विन होगा, 310 डिग्री केल्विन में होगा, क्योंकि केल्विन में पूछ रहा है मानव शरीर का अगर तापक्रम, तो याद रखिए 310 डिग्री केल्विन पे होगा। अगर सेल्सियस पे पूछे, सेल्सियस पैमाने पर पूछे मानव शरीर का तापक्रम, तो हम बताएंगे 37 डिग्री सेल्सियस पे। तो याद रखिएगा तीनों ये पूछता है, जैसे पूछ देगा कि बताइए फ़ारेनहाइट पे बताइए मानव शरीर का तापक्रम, तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन पे पूछे 310 डिग्री, ये याद रखिए 310 डिग्री केल्विन पे। और ये सब VVI क्वेश्चन है, ये सब पूछता है, ठीक है ना, ये तो ऐसे ही पूछ देता है, बहुत बार पूछा हुआ है, आप पलट के कोई भी एग्जाम देख लीजिए। सेल्सियस के पूछे मानव शरीर का, तो सेल्सियस में पूछे 37 डिग्री सेल्सियस पे बता दीजिएगा। अब देखिए रक्त जो प्लेटलेट्स होता है, काउंट जो होते हैं कितने होने चाहिए, 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक होने चाहिए, मतलब MM में होनी चाहिए। क्या, रक्त प्लेटलेट्स, सोचिए 2 लाख से 4 लाख प्रति क्यूबिक होना चाहिए, मतलब क्यूबिक होना चाहिए। जो कि प्लेटलेट्स जो डेंगू चला था उसमें याद है, या कोरोना चला था तो उसमें प्लेटलेट्स ही घट जाता था। चलिएगा हीमोग्लोबिन प्रतिशत बताइएगा, तो पुरुषों में अगर पूछे तो 14 से 16 GM, याद रखिएगा 14 से 16 GM बटा 100 cc होते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। अगर महिलाओं में पूछे हीमोग्लोबिन प्रतिशत, तो याद रखिए 12 से 14 GM होना चाहिए बटा 100 cc होना चाहिए, ये याद रखिए। 14 से 16 पूछे तो याद रखिएगा ये हीमोग्लोबिन पुरुषों का है, और 12 से 14 तो याद रखिएगा ये हीमोग्लोबिन महिलाओं का है, ठीक है। श्वसन दर कितना होना चाहिए बताइएगा मानव शरीर का, तो 14 से 16 प्रति मिनट होनी चाहिए, 14 से 16 प्रति मिनट, अच्छा है। समान हृदय स्पंद दर कितना होगा, मतलब धड़केगा कब, तो 72 से 75 प्रति मिनट, तो 72 मिनट जो पक्का होना चाहिए, ये समझ गया, तो 72 से 75 मिनट याद रखिएगा प्रति मिनट। अगर पूछे आपसे गैस्ट्रिक जूस का pH मान अगर पूछे तो 1.4 बताइएगा, जैसे ही गैस्ट्रिक जूस का पूछेगा आप बताइएगा 1.4। अगर मूत्र का pH मान पूछे, मानव शरीर का जो मूत्र होता है उसका pH मान पूछे तो 6 बताइएगा, कितना होता है, 6 होता है, 6.0। अगर रक्त का pH मान पूछे मानव शरीर का तो 7.4 होता है, ये जरूर याद रखिएगा। देखिए मानव शरीर में उपस्थित तत्वों की कुल संख्या पूछे आपसे तो 24 बताइएगा, कितना बताइएगा, 24, कुल संख्या 24 है। मानव शरीर के जो अस्थि होते हैं, मानव शरीर में जो अस्थि होते हैं, संधियों की कुल संख्या कितनी होती है, संधियों को जोड़े को कहिए एक तरह से संधि को जोड़ता है 100 होता है,
जोड़ने की बात करेगा। अगर प्रतिदिन मानव शरीर द्वारा उत्सर्जित जल की मात्रा क्या होगा, तो 2 से 6 लीटर होता है, उत्सर्जित जल की बात करते हैं। अगर पूछे मानव का श्रव्यत सीमा कितनी होनी चाहिए, मतलब श्रव्यत सीमा मतलब सुनने की सीमा बता रहा है, डेसिबल में पूछ रहा है आपसे कि कितना होना चाहिए सुनने की, तो 20 हार्टेज से लेके 20,000 हार्टेज तक होना चाहिए, सुनने की बात कर रहा है। श्रवत माने सुनना, सुनने की बताइए सीमा कितनी होनी चाहिए, 20 हार्टेज से लेके आपका 20,000 हार्टेज तक। देखिए मानव शरीर में जो जो इंपॉर्टेंट बात है आज पढ़ा देते हैं और ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। देते हैं जैसे मानव शरीर में विभिन्न पदार्थों की औसत मात्रा अगर पूछे तो देखिए पदार्थ है औसत मात्रा है, पदार्थ है औसत मात्रा है। तो देखिए मानव शरीर का अगर जल की बात करेगा तो 65 से 70%, जो कि हम बता चुके हैं। अगर पूछे प्रोटीन का अगर पूछे तो आप बताइएगा 17%। मानव शरीर में अगर चाहिए प्रोटीन तो 17% होना चाहिए औसत मात्रा। वर्षा की बात करता है मानव शरीर में, अगर बात करें पदार्थों के हिसाब से औसत मात्रा तो हम याद रखिए 12% होना चाहिए। खनिज और लवण की बात करें, खनिज लवण एवं विटामिन की बात करें तो 7% होना चाहिए, याद रखिएगा मानव शरीर से संबंधित है। और कार्बोहाइड्रेट 5%, ये याद रखिएगा औसत मात्रा होनी चाहिए किसमें, मानव शरीर में, ठीक है। तो आप जान गए जल कितना, तो 65 से 70% है औसत मात्रा। बचा कितना है, 12%। प्रोटीन कितना है मानव शरीर में, तो याद रखिएगा 17%। खनिज लवण और विटामिन की बात करते हैं 7%, और कार्बोहाइड्रेट 5%। ये जो है आपके मानव शरीर के विभिन्न पदार्थों का औसत मात्रा है। देखिए मानव शरीर के औसत की बात करें, पदार्थ तो हम पढ़ लिए, पदार्थ में जल, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, ये सब आ गया। लेकिन मानव शरीर के विभिन्न तत्वों की अगर बात करते हैं तो विभिन्न तत्वों में अगर बात करें, औसत मात्रा में बात करें, तो हम एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है हमारे मानव शरीर की अगर बात करें, हमारे शरीर की बात करें, उसमें तत्वों की बात करें तो सब चीज़ है लगभग। जैसे ऑक्सीजन की मात्रा 65%, सबसे ज़्यादा ये है। फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं 10% है, कार्बन की बात करते हैं 18% है, नाइट्रोजन की बात करते हैं 3% है, कैल्शियम की बात करें 2% है, फास्फोरस की बात करें 1% है, पोटेशियम की बात करें 0.35% है, सल्फर की बात करें 0.25% है, ठीक है। अगर आपसे पूछे सोडियम की बात करें तो 0.15% है, क्लोरीन की बात करें तो 0.15 है, तांबा की बात करें तो 0.05% है, मैग्नीशियम की बात करें 0.04% है, और अन्य की बात करें तो 0.06% है। तो कैसे याद करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पूछता क्या है, पूछता है मानव शरीर में सबसे ज़्यादा तत्व कौन सा है, तो 65% कार्बन का है। उसके बाद अगर पूछे तो हाइड्रोजन का कितना है बताइए, मानव शरीर में तत्वों की अगर तत्व जो हाइड्रोजन है उसकी अगर बताइए कितना प्रतिशत है, औसत मात्रा 10% है। कैल्शियम का अगर पूछे मानव शरीर में तो 2% है, ठीक है। कार्बन का पूछेगा आपको कि मानव शरीर का औसत बताइए कि मानव शरीर में जो तत्व है वो कार्बन, वो बताइए कितना है, तो 18% का औसत है। नाइट्रोजन पूछे तो 3%, फास्फोरस पूछे तो 1%। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए जंतु में पाई जाने वाली मुख्य ग्रंथियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं। जैसे कि मुख्य ग्रंथियां में जैसे पूछता है, सबसे ज़्यादा पूछता है, और रेलवे वाले के लिए तो स्पेशली पूछता है, और जिनका स्पेशली बायोलॉजी सब्जेक्ट होगा उनके लिए। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, श्वेत ग्रंथियां क्या है कि ये जो होता है ये स्तनियों की त्वचा में पसीने की ग्रंथियां होती है। तो पसीने की ग्रंथियां जो होती है, याद रखिएगा, स्तनी जो हैं, स्तनी के जो त्वचा होता है, स्तनपायी होते हैं ना, उनकी त्वचाओं में पसीनों की ग्रंथियां होती है, उसी को श्वेत ग्रंथियां कहते हैं। देखिए लैक्रामाइल ग्रंथियां, तो लैक्रामाइल ग्रंथियां जो है नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। तो लैक्रामाइल जो ग्रंथियां हैं नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। अगर आपसे पूछे कि सेरुमिनस ग्रंथियां जो है क्या है, तो सेरुमिनस जो ग्रंथियां हैं वो है स्तनियों की कर्ण गुहा में मोम समान पदार्थ का जो है स्रव करने वाली ग्रंथियां हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये हो गया, सिर्फ सुन लीजिए, मतलब आपसे पूछेगा अगर मान लीजिए कि कर्ण गुहा में मोम समान पदार्थ का स्रव जो करता है, करने वाली ग्रंथियां होती है, उसे क्या कहेंगे, तो उसे सेरुमिनस ग्रंथियां कहेंगे। अब पूछे लैक्रामाइल ग्रंथियां जो होती है नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है, नेत्र में पाया जाता है, पूछता है कि नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम बताइए, तो लैक्रामाइल्स। अगर पूछे कि त्वचाओं से पसीने का ग्रंथियां की बात करेगा तो श्वेत ग्रंथियां बताइएगा, ठीक है। ये सब जो है आपका नाम दिया हुआ रहेगा।
जैसे इसमें देखिए, इसमें पूछेगा कि एल्बुमिनस ग्रंथियां, तो एल्बुमिनस जो ग्रंथियां होती है वो मनुष्य के आहार नाल, आहार जो करते हैं हम जहाँ से खाना खाते हैं, आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथियां जिससे विषैले द्रव पदार्थ का स्राव होता है, विषैले द्रव का पदार्थ निकल जाता है, स्राव होता है, तो उसी को कौन सी ग्रंथियां कहते हैं? एल्बुमिनस ग्रंथियां कहते हैं। ये जान गए। आपसे पूछेगा वसा ग्रंथि, जिसे फैट ग्लैंड्स बोलते हैं, ग्रंथियां को ग्लैंड्स बोलते हैं। तो वसा ग्रंथि को पूछेंगे तो स्तनियों की त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है। तो स्तनियों की त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथि जो होती है उसे हम कहते हैं वसा ग्रंथि। देखिए कॉपर ग्रंथियां जो होती है, याद रखिएगा, स्तनियों के नर जनन जो होते हैं की सहायक ग्रंथियां होती है। प्रोस्टेट जो ग्रंथियां होती है वो स्तनियों के नर जनन में सहायक ग्रंथियां होती है। ये समझ गए। तो आगे चलते हैं। अब देखिए यूट्रिकुलर ग्रंथियां जो होती है, यूट्रिकुलर जो ग्रंथियां होती है वो होता है कीटों एवं तिलचट्टों के मादा जनन में पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है। कीट एवं तिलचट्टों में पाई जाने वाली जो जनन जो होती है उसमें पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है। ठीक है, जनांगों ऐसा बोला जाता है, हम जनन ही बोल रहे हैं। ठीक है, अब देखिए श्लेष्म, श्लेष्म ग्रंथियां जो होती है वो क्या होता है? मेढक की त्वचाओं में म्यूकस को स्रव करने वाली ग्रंथियां होती है। देखिए ब्रूनस ग्रंथियां जो होती है वो होता है केसरुक, केसरुक प्राणियों के यूडिनम, यूडिनम में क्या होता है? शकस एंटीरिक्स का स्रव होता है। क्या होता है? एंटीरिक्स का स्रव होता है। अब देखिए पैरोटिड ग्रंथियां जो होती है शेक मेढक में पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है। ये सब पूछता है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप सिर्फ सुन लीजिए, नहीं तो स्किप कर सकते हैं आप। अब देखिए वार्थोलियन ग्रंथियां जो होता है वो होता है स्तनियों के मादा जननों में कॉपर होते हैं ना के समान पाई जाने वाली सहायक ग्रंथियां होती है। कॉपर जो कि आपको ऊपर पढ़ चुके हैं। तो वार्थोलियन जो ग्रंथि है वो स्तनियों के मादा जनन में कॉपर के समान पाई जाने वाली सहायक ग्रंथि होती है। अब आपसे पूछेगा पेरिनियल ग्रंथि जो होता है क्या होता है? खरगोश में पाई जाने वाली गंध ग्रंथियां होता है। फैलिक ग्रंथियां क्या होता है? तो फैलिक ग्रंथियां जो है तिलचट्टे के नर जननों की ग्रंथियों या ग्रंथियां होती है। किसकी होती है? तिलचट्टे के नर जनांग जो होते हैं की ग्रंथियां होती है। ये आप जान गए। आपसे पूछेगा कि कोलेटीरियल ग्रंथियां जो होती है, कोलेट्रीरियल जो ग्रंथियां होती है वो मादा तिलचट्टे के जनन में पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है। ये सब जरूरी है, सुन लीजिएगा। फ्री मोरल ग्रंथियां जो होती है वो होती है सरीसृपों के जांघों पर पाई जाने वाली ग्रंथियां होती है। क्या? फिमोरली मतलब फीमर मतलब जांग मतलब किस पे? तो सरीसृप जो रेंगने वाला होता है उसकी जांघों पे पाई जाती है। ठीक है। स्तनी ऐसा बोला जाता है, स्तन भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्तनी ग्रंथि अगर पूछे आपसे तो बताइएगा स्तनियों में दूध का स्रवन करने वाला ग्रंथि को कहते हैं स्तनी ग्रंथि। क्लियर हो गए? तो ये इंपॉर्टेंट था, ये जरूरी था, इसलिए प्लीज़ मैंने सिर्फ दे दिया है क्योंकि बहुत लोग छोड़ दिए थे। बहुत लोग एग्जाम में जो है पूछता है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है जरूर देख लीजिएगा। नहीं देखिएगा, अगर मेरी आवाज़ ना पसंद पड़े तो म्यूट करके अपने आप पढ़ लीजिएगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, क्योंकि क्वेश्चन लड़ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, प्लीज़ इस सबसे